नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं। तो क्लास जल्दी से आ जाइए, शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा कुछ इशू चल रहा था क्लास के अंदर, अब बिल्कुल सही है। तो आप लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं और क्लास का हम लोग फिर जल्दी से पूरा सिलेबस जो है हमारा उसको कवर अप करके चलते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएं भाई, क्लास के साथ जुड़ जाएं और क्लास को अब हम लोग करने वाले हैं शुरू। ठीक, चलिए। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़ेंगे, एक बार कमेंट्स और आप लोगों के मैं देख लेती हूँ। एक सेकंड रुक जाना। एक सेकंड रुक जाएंगे भाई, थोड़ा सा कमेंट्स और मैं आप लोगों के देख लेती हूँ। एक बार ये कमेंट्स और लगा देना, ये कमेंट्स चले गए। ठीक है, ठीक। चलो भाई आ जाओ, तब तक हम अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक जो है आज, कल मैंने आपको कहा था कि हम लोग न्यूट्रिशन के साथ क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो वहीं से क्लास अब हम शुरू करने वाले हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण वाले चैप्टर से क्लास को आज करेंगे शुरू। तो मैंने कल आपको पोषण वाले चैप्टर में बता दिया था कि भाई जब भी हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, वो पोषक पदार्थ जब हमारे शरीर में जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। और मैंने आपको बताया था कि जो पोषक पदार्थ हैं ये दो तरीके के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। वहीं से हम लोग बात कर रहे थे कि भाई पोषक पदार्थों के टाइप कौन कौन से होते हैं, पोषक पदार्थ के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, पोषक पदार्थों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, वहीं से शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट से। भाई खाने में जब आप खाना खाओगे तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट भी खाते हो, आप विटामिन भी खाते हो, आप फैट भी खाते हो, बहुत सारी चीजें हम लोग खाते हैं। तो जो इन्हीं को कहा जाता है पोषक पदार्थ। अब ये पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई दो प्रकार के होते हैं। कल की क्लास में भी हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था। कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं तो आप लोग बताकर चलेंगे। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्यारे बच्चे, यानी कि इनको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक पदार्थ। ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं तो दूसरे थे मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि प्यारे बच्चे वृहद पोषक पदार्थ। दूसरे थे मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि वृहद पोषक पदार्थ, यानी ये आपको बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जो वृहद पोषक पदार्थ होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज और इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में चीजें कि क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रश्न कैसे बनेगा पेपर में। आओ तो भाई आगे बात करते हैं। अब मैंने कल भी बताया था कि सूक्ष्म पोषक पदार्थ वो पोषक पदार्थ हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इनकी हमें कम मात्रा आवश्यक होती है, कम मात्रा में ही ये आपके लिए आवश्यक है, कम मात्रा ही इनकी आपके लिए क्या है, काफी है। ठीक है, तो कम मात्रा में आवश्यक है ये, नीड स्मॉल अमाउंट। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी शायद। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट में ही हम लोगों को चाहिए। जबकि इनकी बात करें हम लोग तो भाई आपको समझ में आया, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत कम मात्रा में ये हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, यहां पर बात करते हैं मैक्रो के अंदर, तो ये हमें अधिक मात्रा में चाहिए, इनकी हम लोगों को अधिक मात्रा चाहिए। ठीक है, अधिक मात्रा में आवश्यक, ये होते हैं भाई अधिक मात्रा में आवश्यक। तो ये आपको मेन पॉइंट जो थोड़ा सा याद रखना है, लिखेंगे नीड इन लार्ज अमाउंट, ये आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, अधिक मात्रा में। लगभग मैम कितनी मात्रा लेकर चले दोनों की, लगभग कितनी मात्रा में चाहिए होते होंगे ये हमें, तो जब भी आपको पूछेगा कि मैक्रो एलिमेंट जो होते हैं, ये जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं, इनकी कितनी मात्रा लगभग चाहिए, तो ये आप लोगों को मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं, मिलीग्राम। ठीक है, तो इनकी मात्रा हम लोगों को मिलीग्राम्स में चाहिए होती है, लगभग मिलीग्राम, बहुत कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, इनकी मात्रा हम लोगों को चाहिए होती है ग्राम्स के अंदर।
इनकी मात्रा हमें ग्राम्स में चाहिए होती है थोड़ा ज्यादा। अब बात करते हैं कि मैम कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म पोषक पदार्थों के अंदर आते हैं और कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो मैक्रो के अंदर आते हैं, वृहद के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, तो आ जाओ आगे बात करते हैं। पेंसिल बहुत डार्क है, अच्छा पेंसिल डार्क लग रही है तो भाई पेंसिल को भी क्या कर देंगे, थोड़ा सा पतला कर देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करेंगे। तो अब आप लोगों को पूछेगा कि मैक्रो के एग्जाम्पल बता दो और माइक्रो के एग्जाम्पल बता दो। तो पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रो के एग्जाम्पल। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, यानी सूक्ष्म पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। सूक्ष्म पोषक पदार्थ की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं बेटा, आप लोग इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगी विटामिन। कभी भी एग्जाम में पूछे कि जो विटामिन्स होती हैं ये किसके अंदर आएंगी, तो विटामिन्स जो होती हैं ये आती हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थों के अंदर। यानी विटामिन आपको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, विटामिन की थोड़ी सी ही मात्रा आपको काफी होती है। तो विटामिन किसके अंदर आते हैं, विटामिन आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आते हैं खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स। यानी कि जो मिनरल्स हम लोग खाते हैं, खनिज पदार्थ, जैसे हमने कैल्शियम खाया, हमने खाई प्यारे बच्चे पोटेशियम, हमने खाया आयोडीन, ये सब होते हैं खनिज पदार्थ। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं। आयोडीन हो गया, ये भी हमारे खाने में होने चाहिए। तो ये होते हैं छोटे छोटे पोषक खनिज पदार्थ। तो इनकी भी मात्रा बहुत कम चाहिए, इनको भी हम लोग रखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के दो एग्जाम्पल हैं, आप लोग बताकर चलेंगे। एक तो विटामिन इसी का भाग होती है और दूसरा खनिज पदार्थ। ठीक है, आगे बात करेंगे कि मैम मैक्रो के अंदर कौन कौन आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट कौन कौन होते हैं। तो जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, वृहद पोषक पदार्थों की बात करते हैं, तो इनके अंदर कौन कौन आएगा भाई। तो वृहद पोषक पदार्थ जो होंगे इनके अंदर हम लोग जो रखते हैं वो रखते हैं प्यारे बच्चे कार्बोहाइड्रेट को। पहले नंबर पर पढ़ना कार्बोहाइड्रेट, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हम लोग ग्राम्स में लेते हैं। लगभग 300 ग्राम के आसपास हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किसका पार्ट है आप बताएंगे, मैक्रो का। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए। दूसरे नंबर पर वसाएं प्यारे बच्चे, वसाएं हम खाते हैं, घी तेल वसाएं, इनकी भी मात्रा हम लोगों को ग्राम्स में चाहिए, इनकी भी मात्रा हमें ज्यादा चाहिए, तो ये भी आते हैं मैक्रो के अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात करेंगे विटामिन प्रोटीन की, तीसरे नंबर पर बात करेंगे प्रोटीन की। तो भाई प्रोटीन जो होते हैं ये भी आते हैं किसके अंदर, ये भी आएंगे वृहद पोषक पदार्थों में। यानी प्रोटीन की मात्रा भी हम लोगों को ग्राम में चाहिए होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है भैया पानी, जो हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, पानी यानी कि वाटर। तो पानी भी आप लोगों को पता है कि दिन भर में हमें 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो पानी भी मिलीग्राम में नहीं चाहिए, पानी भी हमें अच्छा खासा अमाउंट चाहिए लीटर में, तो ये भी आ जाता है वृहद पोषक पदार्थों के अंदर। तो ऐसे करके आपको प्रश्न बनेंगे कि कौन कौन से पोषक पदार्थ माइक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है और कौन कौन से पोषक पदार्थ मैक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है। तो ये चारों होते हैं मैक्रो यानी वृहद, और ये 2 होते हैं प्यारे बच्चे सूक्ष्म के अंदर आने वाले। अब सूक्ष्म के अंदर आने वाले जो विटामिन है, यहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे विटामिन, है ना। मिनी मॉक टेस्ट कब आ रहे हैं, जब भी आएंगे बेटा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मोनू प्यारे बच्चे। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से बता रही हूं, कभी भी आपको पूछे कि हमारे शरीर में सूक्ष्म पोषक पदार्थ कौन से हैं, तो बताकर आओगे विटामिन और खनिज पदार्थ जो हैं ये सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, बहुत कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है हमारे शरीर में, इसीलिए ये दोनों आते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ में।
ठीक है। और कभी भी पूछे हमारे शरीर के अंदर वृहद पोषक पदार्थ कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं। मैक्रो वो हैं जिनकी मात्रा अधिक हमारे शरीर को चाहिए। तो मैक्रो के अंदर 4 बताने हैं भैया। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया और पानी वाटर हो गया। ये आते हैं वृहद पोषक पदार्थों में। तो कभी भी पेपर में प्रश्न बने कि मैक्रो कौन है या माइक्रो कौन है, तो आपके सामने मैंने लिख दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। अगर पेपर में पूछे कार्बोहाइड्रेट कैसे पोषक पदार्थ हैं, सूक्ष्म पोषक पदार्थ है, वृहद पोषक पदार्थ है, दोनों हैं, या कोई और बना कर दे दे आप लोगों को ऑप्शन, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट वृहद का भाग होता है, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके प्रश्न बनेगा। आ जाएंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विटामिन। तो भाई आज हम विटामिन के साथ शुरुआत करेंगे। विटामिन हेडिंग डाल लीजिए भाई, विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है, विटामिन की खोज किसने करी। फिर उसके बाद ये वाला प्रश्न आपके दिमाग में उठता है। तो आइए भाई विटामिन्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, प्यारे बच्चे, विटामिन क्या है। तो विटामिन होती हैं कार्बनिक कंपाउंड। कभी भी पूछे विटामिन क्या है तो आप बताओगे कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, विटामिन कार्बनिक यौगिक है बेटा। कार्बोनिक कंपाउंड होती हैं जो विटामिन होती है। कार्बोनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बनी है जो विटामिन है। तो कभी भी पेपर में पूछेगा कि विटामिन क्या होती हैं, तो ऑप्शन मिलेगा कार्बनिक यौगिक। तो बता के आना विटामिन कार्बनिक यौगिक है, यानी विटामिन को बनाने में कार्बन के यौगिक पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आएगा, विटामिन की खोज किसने करी थी भाई। विटामिन जो है इनकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो विटामिन की डिस्कवरी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आप बताकर आना कैशमीर फंक। ठीक है, कैशमीर फंक नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने क्या करा था, विटामिन की खोज करी थी। तो कैशमीर फंक थे भाई जिन्होंने विटामिन की खोज करी थी 1912 में। कई जगह 1911 भी दिया होता है, कई जगह 1912 भी, बट ज्यादातर देखोगे तो 1912 ही सही होता है। ठीक है, तो 1912 में कैशमीर फंक नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज करी थी। नई एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे तो उसमें कैशमीर फंक का नाम ही आता है। ठीक है, तो आप बताएंगे विटामिन की खोज किसने करी थी, कैशमीर फंक ने। अगला पॉइंट भाई, विटामिन कितने प्रकार की होती हैं। तो विटामिन होती हैं भाई 2 प्रकार की, 2 टाइप्स की होती हैं जो विटामिन होती हैं। अच्छा मैम 2 प्रकार की हैं तो कौन कौन सी होती हैं। तो भाई 2 तरीके की विटामिन है, एक होती है जल में घुलनशील, यानी जो पानी में घुल जाएं। अगर आप इनको पानी में डालोगे तो पानी में घुल जाएंगी। जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल, इंग्लिश में बोलेंगे वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन 2 प्रकार की होती हैं भाई, पहली है जल में घुलनशील, और मैडम दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है प्यारे बच्चे वसा में घुलनशील। ठीक है, दूसरी है वसा में घुलनशील, तो दूसरी होती हैं वसा में घुलनशील। क्लियर, यानी इनको बोलते हैं फैट सोल्यूबल, इनको कहा जाता है फैट सोल्यूबल। तो विटामिन जो होती हैं 2 तरीके की हैं। ये भी प्रश्न कभी भी बन सकता है एग्जाम में कि विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में। आप बताएंगे विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन 2 प्रकार की हैं, कौन कौन सी भाई, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है भाई, गर्मी छुट्टी कीजिए ना। अच्छा भैया पेपर है, पढ़ लो, पहले सिलेबस कवर कर लो, फिर उसके बाद छुट्टी छुट्टी, और एक बार सिलेक्शन ले लिया तो भाई मजे ही मजे, मजे ही मजे, है ना भाई। पंकज जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तंत्रिका तंत्र नहीं पढ़ाया बेटा, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। पहले न्यूट्रिशन को कर लें अच्छे से, फिर तंत्रिका तंत्र भी कर लेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब प्रश्न यहीं से बनेगा कि मैडम जी जल में कौन सी विटामिन घुल जाती है बताइए, और वसा में कौन सी विटामिन घुल जाती है ये भी बताइए, पेपर में आएगा। तो भाई आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको विटामिन का काम और लिखवा दूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे जल में कौन सी घुलती है और वसा में कौन सी घुलती है। तो विटामिन क्यों खाते हैं हम, क्या काम करती हैं विटामिन, क्या काम है इनका हमारे शरीर में, मैम क्यों जरूरत है विटामिन की हमारे लिए।
तो विटामिन प्यारे बच्चे अब आपकी उपापचय दर को नियंत्रित करती हैं। जब आप खाना खाएंगे उसको अच्छे से पचाने में मदद करेंगी, है ना। आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की शक्ति है उसको बढ़ाएंगी। तो विटामिन क्या करती है, एक तो रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है और दूसरा आपकी उपापचय दर को बढ़ाती है। तो दो काम है विटामिन के, क्या आप बताओगे? उपापचय दर को नियंत्रित करती है। उपापचय दर को नियंत्रित करना मतलब आपके शरीर में जो खाना पच रहा है उस खाने को बेहतरीन तरीके से पचाती है, ठीक है। नियंत्रित करना पहला काम तो क्या हो गया इनका, उपापचय दर को नियंत्रित करना। कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट क्या करती है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है ना उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। अगर आप अच्छी मात्रा में विटामिन खा रहे हो ना तो आपका खाना भी बहुत अच्छे से पचेगा, फिर आपको ना तो एसिडिटी होगी, फिर ना आपके शरीर के अंदर कोई दिक्कत आएगी, बहुत अच्छे से आपका लीवर किडनी सब काम करेंगे। तो खाने को अच्छे से पचाती है यानी कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, आपके भोजन से संबंधित प्रक्रियाओं को पचाने का काम करती हैं विटामिन। इसलिए हम अपने खाने में विटामिन लेते हैं। हरी सब्जियां खाएं, बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, फल फ्रूट खाएं, बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो विटामिन खाने को दी जाती है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है भाई, दूसरा काम है रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति देती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति देती है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बोले तो आपको बीमारियों से बचाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। यानी आप लोगों को बीमारियों से बचाने का काम करती हैं। आपके शरीर में अगर विटामिन की कमी होगी तो बीमार होना शुरू हो जाओगे, लेकिन अगर भरपूर मात्रा में विटामिन ले रहे हो तो भैया आप बीमार ही नहीं होंगे। इसलिए छोटे बच्चों को विटामिन के सिरप दिए जाते हैं कि इस बच्चे को इस विटामिन का सिरप पिला दो। और आपको भी जब बूढ़े हो जाते हो या आप में कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर आपको बहुत सारी विटामिन की दवाइयां देता है खाने के लिए। तो विटामिन क्या करती हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं। इंग्लिश में लिख देती हूँ प्रोवाइड इम्यूनिटी, इधर को करके, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो ये हमें इम्यूनिटी भी देती है, रोगों से लड़ने की शक्ति भी देती है जो विटामिन होती है, ठीक है। अब आ जाओ, अब बात करते हैं कि मैम पानी में कौन सी विटामिन घुलती है और वसा में कौन सी विटामिन घुलती है। अब प्रश्न यहां से पूछा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। साफ दिखाई नहीं दे रहा बेटा, क्वालिटी बढ़ा लो, साफ दिखाई देने लग जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया लगी भाई उपाधि। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब इधर लिखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, जल में घुलनशील विटामिन। तो भाई जल में कौन कौन सी विटामिन है जो घुल जाती है ये आपको पूछे, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चे दो विटामिन ऐसी हैं जो पानी में घुल जाती हैं। कौन कौन सी है मैडम जी, तो आप लोग बताओगे विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी प्यारे बच्चे और विटामिन सी, ये दो विटामिन ऐसी हैं जो कि पानी में घुल जाती हैं। पेपर में आएगा इनमें से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपको दो ऑप्शन ढूंढने हैं, बी और सी। तो बी और सी जो है ये पानी में घुलने वाली विटामिन है। वहीं अगर आप लोगों को पूछ ले कि भाई फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील। मैम वसा क्या होती है, वसा होती है जो आप घी खाते हो, तेल खाते हो, है ना। आपने सब्जी में गिरकर घी खाया, आपने तेल खाया, तो जो आपके शरीर के अंदर घी है तेल है वो होती है वसा यानी फैट। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सी है, वसा में घुलनशील की अगर हम लोग बात करते हैं तो वसा में घुलनशील प्यारे बच्चे 4 होती हैं, जिनको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। तो ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। आप बताएंगे KEDA। तो एक वर्ड है कीड़ा, कीड़ा एक वर्ड है भाई, KEDA कीड़ा। कीड़ा क्या है, ये ट्रिक वर्ड है, ये ट्रिक से याद करने वाला एक वर्ड है कीड़ा। कभी भी पूछे कि पानी में घुलने वाली विटामिन तो बी और सी बता देना, लेकिन कभी भी पूछे फैट सोल्यूबल कौन सी होती है वसा में घुलने वाली, तो याद रखना कीड़ा। कीड़ा एक उड़ता हुआ कीड़ा आया और घी में डूब गया,
घी क्या होता है? फैट होता है। तेल में डूब गया, तेल क्या होता है? फैट होता है। तो भाई एक गिलास था, उस गिलास में क्या रखा हुआ था? तेल। मान लो ये गिलास है एक, है ना, ये एक गिलास है प्यारे बच्चे। इस गिलास में मैंने भर दिया तेल, ये सरसों का तेल भरा हुआ है इसमें। क्या है? ये तेल है। अब तेल है, ऑयल है, ऑयल तो फैट होता है, आपको पता है। एक कीड़ा आता है बेचारा, कीड़ा बहुत बढ़िया है, ये देखो कितना अच्छा कीड़ा है। एक कीड़ा आता है उड़ता उड़ता और वो इसके अंदर जाकर डूब जाता है। ये कीड़ा बेचारा इसमें डूब गया। तो तेल में कौन डूब गया? तेल में कीड़ा डूब गया, कीड़ा। तो कीड़ा क्या है? 4 ऐसी विटामिन है जो तेल में या वसा में घुल जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं? KE, DA, ये 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होती है। पेपर में ना कंफ्यूज होते हैं हम बहुत ज्यादा, कौन सी पानी में घुलती है, कौन सी वसा में घुलती है। तो आप दोनों में से कोई एक याद कर लो, या तो ये याद कर लो कि बी और सी किसमें घुली है? पानी में घुली है। या ये याद कर लो कि कीड़ा वसा में घुला है। जब कीड़ा वसा में घुला है तो बाकी जो छूटी हुई विटामिन है वो अपने आप पानी में आपको याद आ जाएंगी, वो अपने आप पानी में याद आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई? अब हम आगे बात कर रहे हैं, अब हम आगे बात करेंगे भाई। चलो तो भाई अब हम एक एक करके पहले ये वाली विटामिन पढ़ते हैं, पानी में घुलने वाली। आ जाओ प्यारे बच्चे, हेडिंग है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो भाई जल में घुलनशील विटामिन मैंने आपको बताई है 2। कितनी बताई है बेटा? 2। तो क्या मैम वास्तव में 2 ही पढ़नी है? तो क्या मैम वास्तव में 2 ही पढ़नी है? तो मैं कहूंगी नहीं प्यारे बच्चे। अगर हम पानी में घुलने वाली विटामिन की बात करेंगे तो कहने को तो बी और सी 2 ही है, लेकिन ये जो बी है ना, बी भैया ये बदमाश है, बदमाश। मैं हर बार आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। बी फॉर बदमाश। बदमाश कंपनी है इसकी। बदमाश कभी अकेले नहीं रहते, उनका पूरा गैंग बना रहता है। जैसे कच्चा बनियान गैंग था, उसमें बहुत सारे लोग थे भैया, नए नए गैंग बनते हैं। नकापोश गैंग था, उसमें अलग अलग लोग थे। तो बी जो है ना ये बदमाश है। अब बदमाश है तो अकेली तो रहेगी नहीं, इसके अंदर बहुत सारी इसके साथी हैं, इसके अंदर बहुत सारी विटामिन है। तो प्यारे बच्चे ये जो बी है ना, इसने बना रखा है अपना पूरा एक कॉम्प्लेक्स, इसने पूरा अपना एक समूह बना रखा है। तो बी विटामिन जो है इसका पूरा का पूरा एक समूह है बेटा। जैसे बदमाशों के गैंग रहते हैं भैया पूरे, वैसे ही विटामिन बी बदमाश है और इसने पूरा अपना गैंग बना रखा है। इसके गैंग को कहते हैं कॉम्प्लेक्स यानी कि समूह। ठीक है, अब इसके गैंग में कौन कौन से मेंबर है? तो भाई कोई छोटू है, कोई मोटू है, कोई टिंडा है, कोई गोभी है, ऐसे करके बड़े बड़े बदमाशों के नाम रख देते हैं अपने गैंग में जो होते हैं ना। तो वैसे ही विटामिन बी जो है, इसके गैंग में जो सदस्य हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए कि भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी विटामिन आती हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 विटामिन आती हैं। कौन कौन सी? B1 आती है, B2 आती है, B3 आती है, B5 आती है, B6, B7, B9 और प्यारे बच्चे B12। तो टोटल कितनी विटामिन हो गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेपर में आएगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितनी विटामिन है। तो ये टोटल 8 विटामिन है, यानी 8 सदस्यों का गैंग है इसका। विटामिन बी का 8 सदस्यों का गैंग है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी विटामिन है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब बीच बीच में से जो नहीं है वो विटामिन नहीं है। B4 कोई विटामिन नहीं है। कभी तुम कहो मैम तुम्हें तो गिनती नहीं आती है, 3 के बाद तो 4 आना था, आपने 5 लिख दिया। तो B4 कोई विटामिन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 के बाद 8 आना था, तो 8 कोई विटामिन नहीं है। 9 के बाद 10 आना था, 11 आना था, तो ये कोई विटामिन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो विटामिन B9 है ना, इसी का सब्स्टिट्यूट होती है B11, इसी का सब्स्टिट्यूट होती है B11। यानी B9 जो काम करती है वही काम B11 है। यानी ये एक ही विटामिन है, इनके नाम अलग अलग है, ऐसा समझ लो। B9 और B11 एक ही है, इनको एक में ही काउंट किया जाता है। तो ये टोटल कितनी विटामिन हो जाती है? टोटल 8 विटामिन हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई?
तो चलो भाई पहले इनको ही पढ़ा जाए अच्छे से, पहले इनको ही पढ़ा जाए अच्छे से। ठीक है, वॉल्यूम कम आ रहा है, आवाज तो सही आनी चाहिए। अब बताओ विटामिन ई क्या काम करती है? भैया पहले ई पढ़ लो। मैंने क्या कहा? ई भी पढ़ाऊंगी, ये रही ई भी पढ़ाऊंगी, ये सब पढ़ाऊंगी। पहले एक एक करके तो पढ़ेंगे ना। तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे B1 से। तो मैंने हेडिंग डाल रखी है जल में घुलनशील विटामिन। आ जाओ पहले वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर पढ़ेंगे B1। तो भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे B1 के बारे में। जब भी आपको पेपर में विटामिन से प्रश्न आएंगे तो आपको 2-3 तरीके के प्रश्न बनेंगे। एक तो आपको प्रश्न बनेगा कि विटामिन का केमिकल नेम बताओ। हर विटामिन का एक नाम है बेटा, हर विटामिन का कोई ना कोई केमिकल नेम है, वो आपको पूछा जाएगा। दूसरा, उस विटामिन की कमी की वजह से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी, ये पूछा जाएगा। और तीसरा, वो विटामिन कौन से पोषक, कौन से खाने के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है, स्रोत, उस विटामिन के सोर्सेस पूछे जाएंगे। तो ये 3-4 तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। तो जब हम B1 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है भाई? तो इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो आपको याद रखना है। इस विटामिन का केमिकल नेम आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि इस विटामिन का जो केमिकल नेम है वो है थायमीन। पेपर में आएगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बताना थायमीन। भाई इसको कहा जाता है थायमीन। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, आप लोग बता देंगे। अच्छा मैम, ये विटामिन जब हमारे शरीर में कम हो जाती है, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, जब ये हमारे शरीर में कम हो जाती है तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होगी? तो कमी के कारण होने वाली बीमारी को बोला जाता है अल्पता रोग। अल्पता रोग, अल्पता रोग का मतलब होता है डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब जब ये विटामिन हमारे शरीर में कम हो गई तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, ये पूछेगा आपको। तो जब आपके शरीर में विटामिन B1 कम हो जाएगी ना तो हमें बीमारी होगी जिसको कहते हैं बैरी बैरी। तो भाई बैरी बैरी रोग हो जाता है। पेपर में तुमने बहुत बार सुना होगा कि बैरी बैरी रोग किसके कारण होता है? तो बैरी बैरी रोग होता है विटामिन B1 के कारण। ठीक है, तो बैरी बैरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B1 के कारण। अच्छा मैम, बैरी बैरी क्या होता है? तो बैरी बैरी को पेशी का लकवा भी बोलते हैं भाई। इसमें हमारी पेशी जो है ना वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, पेशी का लकवा भी कहा जाता है इसको, पेशी का लकवा। मसल्स पैरालाइसिस बोलते हैं, मसल्स पैरालाइसिस। हमारी जो मांसपेशियां है ना उनमें ऐठन सी आने लग जाती है और अच्छे से मांसपेशियां काम नहीं करती हैं, ये होता है बैरी बैरी। तो बैरी बैरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? B1 की कमी से होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि मैम B1 विटामिन जो होती है ये हमें किस चीज में मिलेगी, क्या खाएं, इसके स्रोत बताओ कि हमें क्या क्या खाना है जिससे विटामिन B1 हमें मिले। तो विटामिन B1 जो होती है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को मिलती है अनाजों के अंदर। कहाँ मिलती है? अनाज में। ठीक है, अनाजों में मिलेगी। आप गेहूं खाओ, बाजरा, मक्का, सीरियल्स में मिलती है प्यारे बच्चे, ये अनाजों में मिलती है। ठीक है, दूसरा ये किस में मिलती है? ये आपको मटर वगैरह में भी मिलेगी। मटर सर्दियों में खाते हैं ना मटर, उसमें भी मिलेगी। ठीक है, ये आप लोगों को दूध के अंदर भी मिलती है, मिल्क में भी मिलती है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये मांस में भी मिलती है, मांस जो मीट होता है। ठीक है, ये मांस में भी मिलती है, मीट के अंदर भी ये मिलती है। तो ये इसके कॉमन से सोर्सेज हैं जो आपको पूछे जाएंगे। तो विटामिन B1 जो होती है ये इतनी चीजों में, इतने सोर्सेज हैं इसके जो आप लोगों को याद कर कर चलने हैं। ठीक है, समझ में आई बातें? बताओ जल्दी से, किसी तरीके की किसी भी प्यारे बच्चे को कोई समस्या यहाँ तक बोलो। तो विटामिन B1 जो होती है ये इसके सोर्सेज हो गए। ठीक, सुंदर विटामिन विटामिन ई होती है भाई, ई। ठीक है, दूध में सारी विटामिन है, सिर्फ विटामिन C जो है वो दूध में नहीं होती। बाकी इसको मैं बाद में लिखवाऊंगी आप लोगों को। तो इतनी चीजें याद रखनी है विटामिन B1 के बारे में। आ जाएं, अगली विटामिन की बात चलेगी। अब नंबर 2 पर पढ़ेंगे विटामिन B2। तो भाई बिट्टू जी का केमिकल नेम क्या है?
तो विटामिन B2 इसका केमिकल नेम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 जो होता है, इसके रासायनिक नाम की अगर बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है भाई? राइबोफ्लेविन। तो कौन सी विटामिन है जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं? जल्दी बताओ सभी के सभी। तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 को। तो विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ठीक भाई? अच्छा जी, विशाल जी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आप सभी बच्चों की जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, बहुत अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाए और जीवन में आप सक्सेसफुल हो जाओ और एक अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान बनो। तो सभी प्यारे बच्चों को ये शुभकामनाएं हैं भाई हमारी। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बात करते हैं, अभी पढ़ते चलो, सब बताऊंगी आपको। तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, केमिकल नेम है? आप बताएंगे B2 का। अच्छा, B2 जो होता है इसकी अल्पता रोग क्या है? इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी हमारे शरीर में? अल्पता रोग, डेफिशिएंसी डिजीज। यानी कि ये बीमारी, ये विटामिन जब हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी कर सकती है? तो इस विटामिन की कमी से हमें हो जाता है भाई किलोसिस रोग। क्या हो जाता है? किलोसिस। क्लोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है हम लोगों को। क्या हो जाता है भाई? किलोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। क्लोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। मैम ये क्या होता है क्लोसिस? तो बेटा क्लोसिस रोग में क्या होगा कि आप लोगों के जो मुंह होता है, कई बार तुमने सुना है मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह पूरा अंदर से लाल हो जाता है, जीभ लाल हो जाती है ना? तो ये होता है क्लोसिस रोग। आपके मुंह के ये कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर ये फट जाते हैं, खून निकलने लग जाता है यहाँ से और मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, ये होता है क्लोसिस रोग। तो क्लोसिस क्या होता है? मुंह में छाले हो जाना। मुंह में छाले हो जाते हैं भाई, मुंह के अंदर छाले। कई बार तुमने सुना होगा कि भाई मुंह में छाले हो गए तो डॉक्टर या कोई भी तुम्हें कहता है बीकासुल के कैप्सूल खा लो। तो वो बीकासुल के कैप्सूल होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल। उसमें सारी विटामिन होती है बी कॉम्प्लेक्स वाली, और B2 भी बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आने वाली विटामिन है। ठीक है, तो मुंह में छाले यानी ब्लिस्टर इन माउथ, ब्लिस्टर हो जाते हैं हमारे मुंह में, ब्लिस्टर इन माउथ, हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। और मुंह के कोने फटना, मुंह के कोनों का फटना। ठीक है, कोनों का फटना। जो हमारे मुंह है, यानी हमारा जो मुंह है, यहाँ से कॉर्नर फट जाते हैं। ठीक है, क्रैकिंग, क्रैकिंग लिख सकते हो, क्रैकिंग माउथ कॉर्नर। माउथ के जो कॉर्नर होते हैं उनमें क्रैकिंग आ जाती है प्यारे बच्चे। ठीक है, कैसे? देखो आ जाओ, तुम्हें क्लोसिस बीमारी दिखाती हूँ। तुम भी देखे बिना मानोगे नहीं, क्लोसिस रोग दिखाती हूँ तुम्हें। क्लोसिस रोग जो होता है, इसके अंदर आप लोगों के मुंह के जो कॉर्नर होते हैं उनमें देखो ऐसे छाले से पर, मतलब साइड में जो मुंह है, मुंह के साइड में इस तरीके से देखो घाव घाव से हो जाते हैं दोनों तरफ। नॉर्मली कई बार तुमने देखे होंगे यहाँ यहाँ ऐसे करके। तो ये होती है विटामिन B12 की कमी, B2 की कमी, विटामिन B2 की कमी है, राइबोफ्लेविन की कमी होती है ये। ठीक है, चलो आ जाओ। और ऐसे मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना? ये होती है बीमारी। चलो आगे बात करते हैं भाई, क्या खाया जाए जो ये विटामिन मिल जाए? तो भाई क्या खाएं, सोर्सेस क्या क्या है मैडम इसके? इसके सोर्सेस की बात करते हैं तो ये भी आपको दूध में मिलती है, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलती है, एग में मिलती है। तो इसके सोर्सेस तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, देखो। ठीक है, तो ये हैं प्यारे बच्चे इस विटामिन के सोर्सेस। यानी ये विटामिन जो है बेसिकली आप लोगों को कहाँ कहाँ मिलेगी? तो मैंने अभी बताया दूध में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? आप लोग बताकर चलेंगे मैम दूध में मिलती है। ठीक, आप लोग बताकर चलोगे कि अंडे में मिलती है, अभी अभी बताया। आप लोगों को लीन मीट यानी कि जो भेड़ बकरी वगैरह होते हैं इनके मांस में मिलती है, तो अनाजों में भी मिलती है। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर सोर्सेस क्या होते हैं। अगर आप B2 के सोर्सेस की बात करोगे तो ये तो हमने अभी अभी बात कर ही ली थी कि B2 के जो सोर्सेस है ये क्या है? दूध है भाई, मिल्क में मिलेगी। ठीक है, मांस में मिलेगी, सीधा सीधा लिख लेंगे, मांस किसी का भी हो, मांस मीट में मिलेगी। अंडे में मिलती है भैया, अंडे में। ठीक है, एग।
सॉरी भाई सॉरी, ये किस में मिलती है? नट्स में मिलती है। नट्स, नट्स मतलब आप लोग खाते हो ना, बादाम, किशमिश, काजू, इन सब में मिलती है। ठीक है, हरी सब्जी बताया था, तो हरी सब्जी ये रही, देखो पत्ता गोभी, तो लिख सकते हो हरी सब्जियां। कैबेज वगैरह हम लोग खाते हैं, हरी सब्जियां उनमें मिलती है। ग्रीन वेजीज में मिलती है। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल। इतने ही सोर्सेज काफी हैं जो आपको पूछे जाएंगे। वैसे पूछे नहीं जाते सोर्सेज, इसके नहीं पूछे जाते। जिसके सोर्सेज ज्यादा पूछे जाते हैं वो बताकर चलूंगी। तो ये विटामिन बी के सोर्सेज हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अगली विटामिन की अब हम लोग करने वाले हैं बात। तो नेक्स्ट विटामिन कौन कौन सी है भाई? तो अगली विटामिन है B3। तो भाई अब बात करेंगे विटामिन B3 की। केमिकल नेम क्या है, जल्दी से बताओ। केमिकल नेम विटामिन B3 का, रासायनिक नाम बताओ भाई। तो इस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो कही है प्यारे बच्चों। क्या क्या है मैडम? इसी को कहते हैं नियासिन। इसी विटामिन को कहते हैं नियासिन। कई बार पूछा गया है ये, नियासिन किसको कहते हैं? तो विटामिन B3 को ही कहते हैं नियासिन, या इसी को कहते हैं निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक अम्ल। ठीक है, इसी विटामिन को कहते हैं निकोटेनिक अम्ल। निकोटेनिक अम्ल, इसी को कहा जाता है निकोटेनिक अम्ल। ठीक है, तो यही विटामिन है जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं भाई? नियासिन इसी को कहते हैं, और निकोटेनिक एसिड इसी को कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, बिजली कड़क रही है? अरे भैया भाई, गर्मी में बिजली कड़के और बारिश आए, तूफान आए, तो मजे की बात है ये। तो फिर तो तुम्हें डांस करना चाहिए। नन्ना रे बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। प्याज में कौन सी विटामिन है प्यारे बच्चे? प्याज में तो ज्यादातर सल्फर एलिमेंट पाए जाते हैं, और प्याज के अंदर भी आप लोगों को विटामिन C भी मिलती है। ठीक है, और विटामिन K भी देखने को मिलती है, तो वो भी सब्जियों के अंदर ही आ जाती है, प्याज भी। तो निकोटेनिक एसिड हम किसको कहते हैं? B3 को कहते हैं। अच्छा, जब ये विटामिन हमारे अंदर कम हो जाएगी मैडम जी, तो इसका अल्पता रोग कौन सा होगा? इस विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होगी? डेफिशिएंसी डिजीज बताएं, इसकी कौन सी होगी? डेफिशिएंसी डिजीज की अगर बात करते हैं तो इस विटामिन की कमी से हो जाता है पेलेग्रा। ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाएगी? पेलेग्रा रोग हो जाता है बेटा, पेलेग्रा। अब मैम पेलेग्रा कौन सी बीमारी होती है? तो पेलेग्रा जो रोग होता है ना, इसमें आपके शरीर में तीन, इसको ना पेलेग्रा को 3D डिजीज भी कहते हैं, मतलब कि 3 बीमारियों के लक्षण दिखते हैं। पेलेग्रा को क्या कहा जाता है? 3D डिजीज, 3D डिजीज कहते हैं इसको। 3D डिजीज मतलब इस बीमारी में 3D वाली बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि अगर 3D डिजीज की बात करें तो पहले नंबर पर हो सकता है डेमेंशिया। डेमेंशिया की बीमारी हो सकती है भाई, याददाश्त भूल जाना, याददाश्त भूलने लगते हैं हम। ठीक है, यानी डेमेंशिया होता है याददाश्त भूलना, चीजें रखकर भूल जाते हैं, याददाश्त कम हो जाती है, ये होता है डेमेंशिया। तो पेलेग्रा के अंदर 3 लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। पहला लक्षण है डेमेंशिया। दूसरी डी का मतलब है प्यारे बच्चे डायरिया। ठीक है, दूसरी डी का मतलब है डायरिया। उल्टी दस्त हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो डी है, तीसरे नंबर का जो डी है, ये क्या है भाई? इससे हो जाएगा हमारे अंदर, आप लोग बताकर चलोगे कि डर्मेटाइटिस, त्वचा से संबंधित रोग हो जाएंगे। तीसरा डी है डर्माटाइटिस। ठीक है, डर्माटाइटिस हो जाता है, डर्माटाइटिस त्वचा रोग। ठीक है, त्वचा पर काले काले चकत्ते से पड़ जाते हैं, त्वचा पर दाने हो जाते हैं, और सफेद सफेद चकत्ते भी त्वचा पर दिखने लग जाते हैं। तो ये होता है पेलेग्रा प्यारे बच्चे। समझ में आई बातें? तो 3D दिखाई दे रही है ना आपको, इसीलिए इसको कहा जाता है 3D डिजीज, इसीलिए पेलेग्रा को बोलते हैं 3D डिजीज। ठीक है, क्लियर? तो ये
ये सारे लक्षण होते हैं पेलेग्रा बीमारी के अंदर। अब मैडम क्या खाया जाए जो विटामिन B3 मिले हमें? तो विटामिन B3 के सोर्सेस क्या क्या हैं? तो विटामिन B3 के अगर हम सोर्सेस की बात करते हैं तो मैम सोर्सेस बताएं, स्रोत बताएं इस विटामिन के। तो स्रोत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई स्रोत हो जाएंगे यहाँ पर हरी सब्जियां। फिर से हरी सब्जियां खाओ भाई। हरी सब्जियों में लगभग सारी विटामिन प्रेजेंट रहती हैं। ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों में लगभग सारी विटामिन रहती हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरे नंबर पर मशरूम, मशरूम खाते हैं ना हम लोग, मशरूम खाओ भाई। ठीक है, मशरूम इसमें होता है। तीसरे नंबर पर हम पनीर खा सकते हैं, पनीर। ठीक है, चीज बोलते हैं जिसको, चीज खा सकते हैं, पनीर वगैरह। ठीक है, ये भी पाई जाती है प्यारे बच्चे एग के अंदर, अंडे में ये भी होती है। तो और ये मांस में भी होती है, मीट में। तो यही कॉमन से सोर्सेज हैं जो हर विटामिन के होते हैं। तो ये भी विटामिन B3 भी आपको इन कॉमन से सोर्सेज में देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गई बातें? अब बताओ कोई समस्या है किसी बच्चे को? जल्दी से बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहां तक चीजें आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? बुक में 4D भी है, हाँ इसको 4D भी बोल सकते हो पेलेग्रा को। अगर इसको 4D भी बोलना है आपको तो वो भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो चौथा लक्षण होगा ना, चौथा जो D यहाँ पर बनेगा वो बनेगा आपका डेथ। कई बुक्स में जो चौथा लक्षण है वो दिया होता है डेथ, मृत्यु। एट लास्ट अगर ये तीनों लक्षण हमारे अंदर बने रहेंगे तो मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी, बट ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो मोस्टली इसको 3D डिजीज ही बोला जाता है। कई बार कई बुक्स में इसे 4D भी बताया गया है। 4D में चौथा लक्षण हो जाएगा मृत्यु, डेथ। ठीक है, कमेंट हाइड है क्या? नहीं भैया गोविंद जी, इतना आग बबूला ना हो। ठीक है, अच्छा मैम लाइट चली जाती है समझ में आ गई? चलो तो अब हम आगे बात करेंगे। अब आगे बात करेंगे तो ये हो गया B3, ये B3 के सोर्सेज हो गए। अब बात करते हैं B5 की। B5 हो जाएगी बेटा। B5 की बात करेंगे तो B5 का भी केमिकल नेम पूछा जाएगा। B5, B4 तो कोई विटामिन होती नहीं है भाई। B5 का रासायनिक नाम आपको पूछेगा तो आप लोग बताकर चलेंगे कि जो B5 होती है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक एसिड। तो एसिड जैसा लग रहा है लेकिन एसिड नहीं है, विटामिन का नाम है ये, पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक है, तो पेंटाथोनिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? आप बताएंगे B5 का। कई बुक्स में B3 का लिखा होता है ये नाम, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रखना B3 को नियासिन या निकोटेनिक एसिड कहते हैं, जबकि B5 जो है उसको पेंटाथोनिक, क्योंकि पेंटा का मतलब ही 5 होता है तो इसीलिए इसको कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? इस बीमारी का अल्पता रोग क्या है, यानी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? DD का मतलब समझ रहे हो? डेफिशिएंसी डिजीज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने तो इस बीमारी, इस विटामिन की कमी से हो जाता है बर्निंग फीट। क्या हो जाता है भाई? बर्निंग फीट, पैरों में जलन होती है भाई। ठीक है, पैरों में जलन। कई बार मम्मी पापा, मम्मी या बूढ़े लोग बोलते हैं ना कि मेरे तो तलवों में आग सी निकल रही है, तो मतलब पैरों में जलन होना, पैरों में जलन हो जाती है बेटा, बर्निंग फीट। ये इस बीमारी का मुख्य है। क्या है प्यारे बच्चे? मतलब इस विटामिन की कमी से होने वाली मुख्य बीमारी है, पैरों में जलन होती है, बर्निंग फीट होता है। आगे बात करें कि इस विटामिन के सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज, ये विटामिन बाल भी झड़वाती है कभी कभी। ऐसा भी माना जाता है कि ये विटामिन जो है बालों का झड़ना। दूसरा लक्षण क्या है भाई? बालों का झड़ना, ये भी लिख सकते हो, बालों का झड़ना। इस विटामिन से बाल भी झड़ जाते हैं, कई बार हेयर फॉल भी हो जाता है, हेयर फॉल। ठीक है, बट ज्यादातर जो है ये वाली बीमारी होती है इसकी वजह से, बर्निंग फीट।
अब सोर्सेज की बात करते हैं तो भाई ये भी दूध में, अंडे में देखने को मिलती है। तो B5 की अगर सोर्सेज की बात की जाए तो कहाँ है B5? जल्दी से आओ भाई, B5 ये रही। ठीक है, तो आ जाओ प्यारे बच्चे। अभी हमने बात करी कि जो B5 होती है ये आप लोगों को अंडे वगैरह में देखने को मिलती है। B5 के अगर सोर्सेज की बात करें तो अंडे में। प्यारे बच्चे, अंडा हुआ, मांस हुआ, दूध हुआ, हरी सब्जियां हुई, इनमें सारी विटामिन पाई जाती हैं। तो आपको दिख रहा है ना, वही सेम से सोर्सेज हैं। हरी सब्जियां हैं, ये लो भैया, ले लो। ब्रोकली लिख सकते हो, ठीक है, ब्रोकली हरी सब्जी होती है। ब्रोकली, हरी गोभी जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रोकली जो होती है हरी गोभी होती है, ये रही। ठीक है, मक्का है प्यारे बच्चे, मक्का खाओ, कॉर्न, ठीक है। और आप लोग योगर्ट ले भाई, दही, दही में भी होती है प्यारे बच्चे योगर्ट, जो मीठा दही होता है उसके अंदर होती है। यही कॉमन से सोर्सेज है, वही कॉमन से सोर्सेज जो नहीं पूछे जाते कभी भी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके विटामिन B5 के सोर्सेज। अगली क्लास में, कल की क्लास में हम B6, B7, B9, B12 और कीड़ा को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आपको पढ़ाऊंगी। तो आज टाइम हो चला है, अब इतना ही रहने देते हैं। ठीक है भाई, विटामिन B4 को एडेनिन के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। प्यारे बच्चे, जब भी आप बात करते हो ना, मेनली जो आप लोगों की बी कॉम्प्लेक्स में आने वाली विटामिन है वो B4 नहीं है। तो B4 के B3 के बाद B5 ही आप लोग पढ़ते हो, वो बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, चलें भाई आगे। चलो तो धन्यवाद, नमस्कार। इससे बाहर कोई विटामिन से क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम।